नमस्कार दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री पीवाईक्यू की सीरीज में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आंग्ल सिख युद्ध और आंग्ल मैसूर युद्ध से जुड़े हुए पिछले वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को। ये जो हमारी सीरीज है मॉडर्न हिस्ट्री पीवाईक्यू की, इस सीरीज को हम टॉपिक वाइज लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, जिसके तहत सबसे पहले हमने डिस्कस किया भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से जुड़े हुए प्रश्नों को। उसके पश्चात हमने डिस्कस किया बंगाल के नवाब, प्लासी और बक्सर के युद्ध से जुड़े हुए प्रश्नों को। और ये इस सीरीज का तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पंजाब और सिख साम्राज्य से जुड़े हुए प्रश्नों को, आंग्ल सिख युद्ध से जुड़े हुए प्रश्नों को, मैसूर और आंग्ल मैसूर युद्ध से जुड़े हुए प्रश्नों को। तो अभी तक अगर आपने इस लेक्चर के पहले के लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप इस चैनल पे चले जाइए। वहां पर आपको मॉडर्न हिस्ट्री पीवाईक्यू इस नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में इस सीरीज के सभी लेक्चर्स एक क्रम से अपडेट होते रहेंगे, तो आप वहां जाकर के उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्नों पे आए उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिकोड एग्जाम की ओर से आरओ, एआरओ, प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी के लिए एक संपूर्ण इंटीग्रेटेड कोर्स बनाया गया है, जिसे हम फाउंडेशन बैच के नाम से जानते हैं। इस फाउंडेशन बैच में चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो, सब एक क्रम से तैयारी कराई जाती है। वीडियो लेक्चर्स आपको दिए जाते हैं, पीडीएफ नोट्स आपको मिलता है। प्रीलिम्स के लिए भी टेस्ट सीरीज, मुख्य परीक्षा के लिए भी टेस्ट सीरीज, उत्तर लेखन का कार्यक्रम। इसके अलावा प्रीलिम्स के लिए टेलीग्राम पे ग्रुप बना करके डेली टेस्ट का आयोजन, ये सारी चीज़ें की जाती है। तो निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि अगर आप आरओ की परीक्षा में बैठने का मन बना रहे हैं और इसमें सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा ये कोर्स आपके लिए बेहद हेल्पफुल होगा। इस कोर्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप 9506742546 पर हमें व्हाट्सअप कर दीजिए। सारी जानकारी कोर्स से जुड़ी हुई आपको मिल जाएगी। तो अब इतनी बात कोर्स की हो गई, अब सीधे प्रश्नों पर आते हैं। तो अब आपको अपने स्क्रीन पर प्रश्न दिख रहा है। मेरे साथ ही इन प्रश्नों को पढ़ते हुए, इन्हें सॉल्व करते हुए और कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिखते हुए आप आगे बढ़ेंगे। आप सभी से मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। चलिए पहले प्रश्न को हम पढ़ते हैं। रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था ए दिल्ली, बी काबुल, सी मकराना और डी श्रीनगर। तो राजा रणजीत सिंह के राज्य में इन चारों जगहों में से कौन सा शामिल था? तो दिल्ली तो राजा रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित नहीं था, काबुल भी नहीं था, मकराना भी नहीं था, लेकिन श्रीनगर राजा रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। तो राजा रणजीत सिंह का जब जन्म हुआ यानी 13 नवंबर 1780 को पंजाब में, तो उस समय पंजाब से अफगानों का प्रभाव लगभग समाप्त हो गया था और पंजाब का जो सिख साम्राज्य था वो 12 विभिन्न मिसलों में विभाजित हो गया था, यानी 12 स्वतंत्र छोटे छोटे राज्य बन गए थे। उन्हीं 12 मिसलों में से एक, जिसे सुकर चकिया मिसल कहते हैं, उसमें राजा रणजीत सिंह का जन्म हुआ था। और उसके बाद जब ये शासक बने तो इन्होंने बड़े तेजी से विस्तार का कार्य किया। अगला प्रश्न, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? ए सुकर चकिया, बी संधवालिया, सी अहलूवालिया और डी रामगढ़िया। यूपी पीसीएस प्री 1997 का प्रश्न है, निश्चित रूप से आप लोगों को रट गया होगा। तो रणजीत सिंह सुकर चकिया मिसल से संबंधित थे। ठीक है, तो ए हमारा उत्तर है। अगला, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी ए अमृतसर, बी पटियाला, सी लाहौर और डी कपूरथला। तो महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी लाहौर, जिसे इन्होंने 1799 में जीता था और अपने साम्राज्य में मिलाया था, और इसे ही राजा रणजीत सिंह ने अपनी राजधानी बनाया। तो सी हमारा उत्तर है। अगला, राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की? यूपी पीसीएस प्री 2021 का प्रश्न है, यानी ये लेटेस्ट प्रश्न है।
ए अमृतसर, बी लाहौर, सी फिरोजपुर और डी मुल्तान। तो देखिए अदालत ए आला जो थी वो सिख साम्राज्य की या रणजीत सिंह के साम्राज्य की सर्वोच्च अदालत थी और वो जहां केंद्रित थी वो जगह थी लाहौर, जो कि सिख साम्राज्य की राजधानी भी थी। तो ये जो अदालत ए आला थी ये सर्वोच्च न्यायालय था और उसके प्रधान न्यायाधीश, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में अधिकतर में यही होता है कि इसके प्रधान न्यायाधीश कौन थे, राजा रणजीत सिंह ही थे। तो बी हमारा उत्तर है। अगला, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। 1996 का प्रश्न है। शाह सूजा से, बी जमान शाह से, सी दोस्त मोहम्मद से और डी शेर अली से। तो रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह सूजा से। शाह सूजा कौन था? तो अहमद शाह अब्दाली का पौता था। और अहमद शाह अब्दाली कौन था? तो अहमद शाह अब्दाली वही जिसने 1761 में मराठों के साथ पानीपत के तीसरे युद्ध को लड़ा था और पंजाब पर वो अपनी अधिकारिता स्थापित उसकी थी कि पंजाब उसका है। हालांकि जैसे ही अहमद शाह अब्दाली की मृत्यु हुई या उसके जिंदा रहते ही उसका प्रभाव पंजाब से समाप्त हो गया, लेकिन जब उसका पोता अफगानिस्तान की गद्दी पर बैठा जिसका नाम शाह सूजा था, तो उसे दोस्त मोहम्मद और उसके साथियों ने अपदस्थ कर दिया और ऐसे में राजा रणजीत सिंह से मदद मांगने और खुद को फिर से अफगानिस्तान में स्थापित करने के लिए उसने निवेदन किया और इसके बदले में राजा रणजीत सिंह को उसने कोहिनूर हीरा प्रदान किया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोहिनूर हीरा का इतिहास बहुत लंबा है और उसे शापित भी मानते हैं, है ना। जैसे ही कोहिनूर हीरा आया बहुत जल्दी जो सिख साम्राज्य को राजा रणजीत सिंह ने खड़ा किया था और जिसकी सेनाओं की गूंज थी, और उसी पंजाब से फिर जब पंजाब का विलय हो गया तो कितने पंजाब के सैनिक ब्रिटिश आर्मी में आए और ब्रिटिश आर्मी को सर्वोच्च ताकत उन्होंने बना दिया। तो उतना मजबूत साम्राज्य बहुत जल्दी कोलैप्स हो गया। 1839 में राजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद ही 1849 में उसका विलय हो गया, मतलब बहुत जल्दी कोलैप्स हो गया। तो कोहिनूर हीरा शाह सूजा से ही मिला था। अगला, निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। ठीक है। ए महाराजा रणजीत सिंह, बी महाराजा शेर सिंह, सी महाराजा दिलीप सिंह और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। यूपीपीसीएस मेंस 2007 का प्रश्न है। तो ये कथन महाराजा रणजीत सिंह का था। इनकी एक आंख खराब थी तो इन्होंने कहा कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने मेरी दूसरी आंख ले ली। तो इनकी एक ही आंख थी जो काम करती थी। अगला, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे हरि सिंह नलवा, खड़क सिंह, शेर सिंह, नौनिहाल सिंह। तो देखिए हरि सिंह नलवा को छोड़ दिया जाए जो कि जनरल थे इनके, तो ये खड़क सिंह, शेर सिंह, नौनिहाल सिंह और सबसे छोटे दिलीप सिंह, ये सब महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी ही थे। हालांकि महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के तुरंत बाद जो गद्दी पे बैठे उनका नाम था खड़ग सिंह। तो 1839 में जब महाराणा रणजीत सिंह की मृत्यु हुई तो खड़ग सिंह गद्दी पे बैठे और 1843 तक केवल 3-4 वर्षों के अंतर पे खड़ग सिंह, शेर सिंह, नौनिहाल सिंह ये तीनों गद्दी पर बैठ गए और बाद में तो फिर दलीप सिंह ही बचे। अगला, सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? ए खड़क सिंह, बी शेर सिंह, सी नौनिहाल सिंह और डी दिलीप सिंह। ये 4 लड़के थे महाराजा रणजीत सिंह के, तो डी दिलीप सिंह। ठीक है। तो जब द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद अंग्रेजों ने सिख साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया तो उसके बाद दिलीप सिंह को उन्होंने पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज दिया। ठीक है। अगला प्रश्न, पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन एक कथन सत्य है? यूपीपीसीएस मेंस 2013। तो दिलीप सिंह से जुड़ा हुआ पहला, 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। बी, नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई। सी, उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा था, वह कभी भी रूस नहीं गए थे। ये लिखा है, नहीं गए थे। तो
23 अक्टूबर या 22 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ, ये सही है। नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई, ये गलत है, इंग्लैंड में हुआ। उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा था, तो बीच में ये कहते हैं कि उन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया था, और वह कभी रूस नहीं गए थे, तो वो रूस गए थे, ठीक है। तो ए केवल सही है। अगला, पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 की परिषद का सदस्य नहीं था? तो जब पंजाब का विलय कर लिया गया तो एक 3 सदस्यीय परिषद बनाई गई, उसमें कौन नहीं था यह पूछा जा रहा है। तो H.M. एलियट और रॉबर्ट मॉन्टगोमरी, सर हेनरी लॉरेंस, तो ये चीफ था, 3 सदस्यों में से एक ये अध्यक्ष था। जॉन लॉरेंस भी इसमें था, और चार्ल्स ग्रेनविल ये तीसरा व्यक्ति था। H.M. एलियट और रॉबर्ट मॉन्टगोमरी इससे संबंधित नहीं थे इस परिषद से, तो हम कहेंगे कि ए और डी ये दोनों हमारा उत्तर होगा, ठीक है। ए और डी पूछा जा रहा है कि सदस्य नहीं था, तो H.M. एलियट और रॉबर्ट मॉन्टगोमरी इसके सदस्य नहीं थे। सर हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविल इसके सदस्य थे। अगला, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766-69 में कौन विजयी हुआ? ए अंग्रेज, बी हैदर अली, सी मराठा और डी हैदराबाद का निजाम। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1766 में, और उससे पहले 1757 में प्लासी और 1764 में बक्सर का युद्ध हो चुका था, और पूरे पूर्वी भारत पर अंग्रेजों ने अपना दावा प्रस्तुत कर दिया था। अब उन्हें चुनौती देने वाला कोई नहीं खड़ा था। तो पूर्व में मिली इस अद्भुत सफलता को अंग्रेज दक्षिण में दोहराना चाहते थे, और उन्होंने इसके लिए जिस राज्य को चुना उसका नाम था मैसूर, और उस समय मैसूर का जो शासक था वो था हैदर अली। हालांकि मैसूर तो वाडियारों का था, अनाधिकृत रूप से हैदर अली ने उस पर अधिकार कर लिया और सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन करके उभर गया। वहां के राजा महलों में सिमट के रह गए, सारी राजनीति हैदर अली के हाथ में आ गई। बाद में इनके पुत्र टीपू सुल्तान के हाथों में आ गई। तो हैदर अली को टारगेट करने का मन अंग्रेजों ने बनाया, लेकिन हैदर अली अंग्रेजों के आकलन के विपरीत बहुत बहादुर निकला, और इसकी तैयारी भी बहुत जबरदस्त थी। और हैदर अली ने प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों को उनके घुटनों पर बैठा दिया और एकदम मद्रास के पास पहुंच गया। और इसके बाद जो संधि हुई मद्रास की, वो संधि हैदर अली की शर्तों पर हुई। हैदर अली ने जो कहा उसके अकॉर्डिंग ये संधि हुई। तो 11 का उत्तर है बी। तो यहां पर आप देख लें इस लेक्चर्स को किस तरीके से हमने देखा, पूरी चीजें देखी, किस तरीके से विजयनगर साम्राज्य से टूट करके वाडियार राजवंश की स्थापना हुई, और कैसे फिर हैदर अली डिंडीगुल का फौजदार बना 1755 में, और किस प्रकार से हैदर अली जल्द ही मैसूर की सबसे बड़ी शक्ति बन गया। मराठों का खतरा बराबर मैसूर पे रहता था। 1761 में मराठे हार गए, उसका क्या प्रभाव पड़ा, ये सारी चीजें। बक्सर के युद्ध में विजय मिली, यहाँ लिखा ना, पूर्व में मिली निर्णायक विजय को दक्षिण में दोहराने के लिए अंग्रेज तैयार, ये सारी चीजें। और फिर यहाँ लिखा है मद्रास की संधि 1769, ठीक है, सारी बातें। अगला, निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? यूपी पीसीएस प्री 2020, ये भी लेटेस्ट प्रश्न है। तो नंजराज, हैदर अली, देवराज, चिक्का कृष्णराज। तो चिक्का कृष्णराज तो राजा हो गए, नंजराज, देवराज, दलवाई और सर्वाधिकारी। तो इसमें उत्तर है हैदर अली। जब हैदर अली को डिंडीगुल का फौजदार बनाया गया तो हैदर अली ये समझ गया कि इस समय की जो चुनौती है उससे निपटने के लिए एक मजबूत शस्त्रागार और एक मजबूत सेना की आवश्यकता होगी, जिसको तैयार करने के लिए इसने अपने आप को झोंक दिया, और उसी के तहत डिंडीगुल में इसने एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। अगला, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया? कैप्टन पोपहेम, सर आयरकुट, सर हेक्टर मुनरो और जनरल गोडार्ड।
झारखंड पीसीएस प्री 2003। तो ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया उसका नाम था सर आयर कूट। तो 13 का जो हमारा उत्तर है वो है बी, 1781 में सर आयर कूट ने हराया। ठीक है, अगला, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई श्रीरंगपट्टनम में, मैसूर में, सी मंगलौर में और डी कोयम्बटूर में। तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई श्रीरंगपट्टनम में, जबकि मैसूर में शाही परिवार रहता था। शाही परिवार का मतलब वाडियारों का परिवार रहता था। बाद में जब टीपू सुल्तान मारा गया तो मैसूर का शासन वाडियारों को ही सौंप दिया गया और उन पर सहायक संधि लाद दी गई। तो श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान ने अपनी व्यवस्था को स्थापित किया था। ठीक है, तो ए उत्तर है हमारा। अगला, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए? ए हैदर अली, मीर कासिम, सी शाह आलम द्वितीय और डी टीपू सुल्तान। आईएएस प्री 2001 और फिर यूपी पीसीएस प्री 2011 में प्रश्न ये पूछा गया है। तो आधुनिक पद्धति से विदेशों में दूतावास स्थापित करने वाला टीपू सुल्तान था। देखिए, हैदर अली तो एक अनपढ़ व्यक्ति था, लेकिन हैदर अली चूंकि बहुत छोटे स्तर से उठा था, एक सैनिक के रूप में उसने अपना जीवन प्रारंभ किया था, तो इतने अधिक पदों पर उसने काम किया था कि उसे अनुभव बहुत हो गया था और बहुत योग्य शासक वो सिद्ध हुआ। लेकिन टीपू सुल्तान का जन्म एक सैन्य अधिकारी के घर हुआ था, यानी हैदर अली के घर हुआ था। हैदर अली अच्छी स्थिति में था, तो टीपू सुल्तान की शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छी हुई और ये टीपू सुल्तान बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था और इसने बहुत सारे आधुनिक कार्यों को करने का इसे श्रेय जाता है। ठीक है ना, तो आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया। हालांकि दूतावास स्थापित करने का मतलब यह था कि फ्रेंच इनके अलाई थे और इसके अलावा अफगानिस्तान में, इसके अलावा ऑटोमन एम्पायर में ये बराबर चिट्ठी लिखते थे कि हमें वहां से मदद मिले। ठीक है, तो डी हमारा उत्तर है। तो यहां पर देखिए सारी चीजें जो हमने हैदर अली से जुड़ी हुई देखी थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की पृष्ठभूमि, कौन कौन लड़ रहा था? तो अंग्रेज लड़ रहे थे, उसके मुकाबले कौन था? हैदर अली, मराठा, हैदराबाद का निजाम, ये तीनों त्रिगुट अंग्रेजों से लड़ रहे थे। लेकिन हैदर अली को प्रारंभिक सफलता, कर्नल वेली को हराकर आरकट पर अधिकार कर लिया, लेकिन हैदराबाद के निजाम ने इस समय पाला बदल लिया, मराठे भी शिथिल पड़ गए। इसका परिणाम क्या हुआ? नवंबर 1721 में युद्ध में अकेले पड़ गए हैदर अली को आयरकुट ने पोर्टो नेवा के युद्ध में पराजित करके मद्रास को बचा लिया। फिर सालाबाई की संधि हो गई, उस संधि का क्या प्रभाव इस युद्ध पे पड़ा? उसके बाद फिर हैदर अली की मृत्यु हुई और यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे टीपू सुल्तान के बारे में, तो टीपू ने 1787 में खुद को बादशाह घोषित किया, जबकि हैदर अली ने कभी नहीं किया था, क्योंकि हैदर अली बादशाह था नहीं, वो राज्य वाडियारों का था। लेकिन इसने जबरदस्ती अपने को बादशाह घोषित कर लिया, अपने नाम के सिक्के चलवाने लगे, जबकि वो वाडियारों का राज्य था, तो वाडियार के नाम से चलते सिक्के। आधुनिक कैलेंडर को लागू किया और वर्ष और महीने के हिंदू नामों की जगह अरबी नामों का प्रयोग किया। ये सारी चीजें जो थी वो टीपू सुल्तान के खिलाफ चली गई और बहुत सारे दक्षिण के लोगों का ये मानना है कि ये असल में उत्तर भारत में दिल्ली में जो औरंगजेब था उसी की प्रतिकृति ये दक्कन में था, यानी ये दक्कन का औरंगजेब था। बड़े पैमाने पर धर्मांतरण के आरोप इसके ऊपर लगे हुए हैं। टीपू जबरिया धर्मांतरण, टीपू ने सिक्का ढलाई और तोल एवं माप की नई पद्धति प्रचलित की, रेशम उत्पादन तथा व्यापार को बढ़ावा दिया। टीपू ने सर्वप्रथम युद्ध में रॉकेटों का प्रयोग किया, तो पोलिल्यूर के युद्ध में टीपू सुल्तान ने रॉकेटों का प्रयोग किया। ये अपने आप में एक बहुत उन्नत युद्ध की टेक्नोलॉजी थी, रॉकेटों का प्रयोग। ठीक है, तो ये सारी चीजें। आगे बढ़ते हैं। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में हराया था। ए हैदराबाद में, बी पोल्लीलूर में, सी सेरिंगपट्टनम में और डी निजामाबाद में। तो टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में पोल्लीलूर के युद्ध में हराया था। बी हमारा उत्तर है। तो 16 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। आइए देखें किस तरीके से यहां पर इस चित्र में दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं, ये द बैटल ऑफ पोल्लीलूर वेयर द
फोर्सेस ऑफ हैदर अली इफेक्टिवली यूज्ड मैसूरियन रॉकेट एंड रॉकेट आर्टिलरी अगेंस्ट क्लोजली मैसेड ब्रिटिश फोर्सेस। यहां आप देख लीजिए किस तरीके से रॉकेट का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, चलिए, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? ए हैदर अली, बी डुप्ले, सी टीपू सुल्तान और डी नंदराज। तो देखिए, अंग्रेजों और मैसूर के बीच कुल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध लड़े गए। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध जिसमें हैदर अली ने अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1780 से 84 तक चला और जिस युद्ध के बीच में ही हैदर अली का निधन हो गया और युद्ध की समाप्ति 1784 में हुई। मंगलौर की संधि पर हस्ताक्षर हुआ। यह अनिर्णित युद्ध था, किसी को भी सफलता नहीं मिली। लेकिन जो तीसरा आंग्ल सिख युद्ध था जो 1790 से 92 के बीच लड़ा गया, इस तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान को बहुत हानि उठानी पड़ी और अपना आधा राज्य लगभग अंग्रेजों और उनके साथियों को देना पड़ा। इसी को हम जानते हैं श्रीरंगपट्टनम की संधि के नाम से। तो टीपू सुल्तान के साथ अंग्रेजों ने यह संधि की थी। इस संधि के बाद टीपू सुल्तान की हालत बड़ी खराब हो गई। आप यहां देख सकते हैं श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 टीपू सुल्तान और लॉर्ड कार्नवालिस के बीच। एक बार पढ़ देता हूं। टीपू सुल्तान से अंग्रेजों को 12 महल, डिंडीगुल, मालाबार मिला। मराठों को तुंगभद्रा नदी के उत्तर का भाग मिला। निजाम को पेन्नार एवं कृष्णा नदी के भाग मिला, बीच का भाग। टीपू को 3 करोड़ रुपए युद्ध क्षतिपूर्ति भी देनी पड़ी तथा भुगतान के जमानत के रूप में अपने 2 पुत्रों को अंग्रेजों के पास बंधक भी रखना पड़ा। इस संधि के बाद क्या हुआ? अब मैसूर सामरिक और आर्थिक रूप से अत्यंत कमजोर हो गया। कार्नवालिस ने क्या कहा? हमने अपने मित्रों को, मित्र यानी मराठे और निजाम को अधिक भयानक बनाए ही अपने शत्रु को फलदायक रूप से लंगड़ा कर दिया है। ठीक है, चलिए, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? ए 1853, बी 1799, सी 1793 और डी 1769। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान 1799 ईस्वी में मारे गए, क्योंकि बेले जली ने यह तय कर लिया था कि अब टीपू सुल्तान को जिंदा छोड़ना नहीं है, इनको इस बार मारना ही है, संधि वगैरह हमें नहीं करनी है। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? यूपीपीसीएस मेंस 2014। एक ही सुमेलित है और सब असुमेलित है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ था? नहीं, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया था? नहीं, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में किसी ने किसी को पराजित नहीं किया था, न तो टीपू सुल्तान और न ही अंग्रेजों ने। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेजों ने जीता और टीपू के सुल्तान के बड़े भूभाग को, उनके राज्य के, तोड़ लिया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ। हाँ, यही सही है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू पराजित हुआ और युद्ध के दौरान ही मारा गया। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में संधि है, सूची 2 में वो संधि किस वर्ष हुई ये है। यूपीपीसीएस प्री 2019 का प्रश्न है, तो हम इसे भी लेटेस्ट मानेंगे। तो पहला है इलाहाबाद की संधि। ये कब हुई? 1765 में। 2 संधियां हुई, एक तो शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट से हुई और दूसरा अवध के नवाब से हुई, और दोनों में अंग्रेजों का प्रतिनिधि था रॉबर्ट क्लाइव। तो 1765 में हुई। इसके बाद मंगलौर की संधि 1784 में हुई, द्वितीय एंग्लो मैसूर वार के बाद 1784 में। सालाबाई की संधि हुई प्रथम एंग्लो मराठा वार के पश्चात 1782 में, सालाबाई की संधि। और मद्रास की संधि हुई प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात हैदर अली और अंग्रेजों के बीच। तो ऐसे में ए का 4 हमें कहां दिख रहा है? सी में भी और ए में भी। मंगलौर की संधि बी का 2, तो बी का 2 हमें बी में भी दिख रहा है। सालाभाई की संधि सी का 1, तो यही हमारा उत्तर है। और मद्रास की संधि यानी डी का 3। ठीक है, तो सी हमारा उत्तर है। 20 का जो हमारा उत्तर है वो है सी। आगे बढ़ते हैं। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया।
ए माउंट आबू में, बी नैनीताल में, सी सरधना में और डी कानपुर में। यूपी पीसीएस मेंस 2012 का ये प्रश्न है। बेगम समरू की भी कहानी बहुत जबरदस्त है। मेरठ के पास सरधना में इनकी जागीर थी। अगर मुझे ठीक से याद आ रहा है तो इनके पति एक जर्मन सिपाही थे और धीरे धीरे करके उन्हें यहाँ पे जागीर मिली और उन्होंने विवाह किया। इसके बाद ये बेगम समरू के नाम से इनकी औरत प्रसिद्ध हुई और बड़े प्रोमिनेंट लेडी ये थी। तो इन्होंने सरधना में चर्च का निर्माण कराया। ठीक है, सी हमारा उत्तर है। अगला, निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति आरंभ की। महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए। बिल्कुल। आमेर में सवाई जय सिंह ने यूक्लिड के रेखागणित तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया। तो निश्चित रूप से। और 5 जगह वेधशालाएं भी इन्होंने बनाई, जयपुर में, वाराणसी में आदि। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया, ये भी तथ्य है। अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की, असल में ये गलत है। इसका उत्तर है मुर्शिद कुली खान। ठीक है, तो 22 का उत्तर हमारा है ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आईएएस प्री 2004 का प्रश्न। पहला, पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया? नहीं। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित किया। सदाशिवराव भाऊ और विश्वासराव उसे लीड कर रहे थे मराठों को। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई? नहीं। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। निश्चित रूप से यह विजय ही षड्यंत्र का परिणाम थे। तो केवल 3 ही सही है, केवल 3 ही सही है। इसका मतलब है बी हमारा उत्तर है, केवल 3। ठीक है, तो इस प्रकार से आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध से जुड़े हुए पिछले वर्षों में पूछे गए विभिन्न परीक्षाओं में 23 प्रश्नों को हमने डिस्कस किया। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।